इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना के मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम आप इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया, मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले। हाँ जी, राम राम भाइयों बहनों, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग जी? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उससे आपकी एक गलतफहमी दूर हो जाएगी कि पाकिस्तान में सब जाहिल ही रहते हैं। नहीं, कुछ समझदार लोग भी हैं जी जो अभी इंडिया और कनाडा के इशू पे बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और आम पब्लिक भी बोल रही है। और मतलब आप देखेंगे कि कुछ जाहिल होते हैं लेकिन कुछ समझदार भी होते हैं। तो आज के वीडियो में एक सोहेब चौधरी हैं, यंग लड़का है और बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहा है अपना, और वो जाके पब्लिक के बीच में पब्लिक की ओपिनियन लेता है। और मोस्टली ओपिनियन 50-50 होती है, 50% अच्छी भी होती है, 50% बुरी भी होती है हिंदुस्तान के लिए। तो वो उन्होंने अपने शो में साजिद तरार साहब को बुलाया हुआ था जो अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, और वो बता रहे थे कि इंडिया और कनाडा का इशू कहाँ तक जाएगा और कितना जाएगा और किसकी गलती है। और पाकिस्तानी मीडिया भी अभी ये इंडिया और कनाडा के इशू पे हिंदुस्तान का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और उसके बाद बात करते हैं जी। क्या भारत के लिए मुमकिन रहेगा मजीद इसी तरीके से चलना, या जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बस ये कुछ अरसा होगा, जाहिर बात है माशी मफादात हैं, बात फिर पीछे रह जाएगी? ऐसा ही है देखें, इट्स द इकोनॉमी, सिंपल इज दैट। इजराइल की एग्जांपल दी गई, इतना सा इसराइल पूरी दुनिया में, और उसने सारा कुछ किया, उसके साथ क्या कर लिया हमने या किसी ने भी क्या कर लिया? तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। पर हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये, एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था। तो जी ये थे साजिद तरार साहब जो कि अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तानी हैं, मूल रूप से पाकिस्तानी हैं। इनको शायद अमेरिका में पॉलिटिक्स में भी ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और शायद कोई इलेक्शन भी लड़ा हो, तो मेरे को शायद ये पता नहीं है। लेकिन जब ये बोलते हैं ना तो लगता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत भारत को फेवर भी करते हैं और सच बात बोलते हैं, लोग इनको पसंद भी करते हैं। इंडिया में लोग इनको काफ़ी देखते भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ में कोई बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान पे कुछ दबाव ऐसा कामयाब हो जाएगा। कुछ लोग ऐलान कर देंगे हम G20 से रजा हो रहे हैं, कुछ लोग ऐलान कर देंगे कि हम हिंदुस्तान से तल्लुकात खत्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ होने को नहीं है। इसी तनख्वाह पे सब लोग काम करते रहेंगे और हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और अपने ख्यालात का इजहार इसमें करते रहेंगे। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने बिल्कुल उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई।
हमारा जो नाकामी वहीं से शुरू हो गई कि जब 25 साल बाद पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होने जा रहा था और इंडिया अपने 3 दौर पूरे कर चुका था। और फिर वो 25 साल बाद जो इलेक्शन हुए उनमें भी आपको क्या लगता है कि वो फेयर इलेक्शन थे और उसके आगे हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ चली आज तक? अगर वो इलेक्शन फेयर होते तो हुकूमत वोटों की नहीं बनती थी भाई। ठीक है, वो जो लैदा हो गए उनकी बनती थी कानूनन। लेकिन वो भी तो साजिश, हम कहते हैं साजिश कर दी उन्होंने, साजिश। जी, आम जनता है जो अवाम है पाकिस्तान की, वो बहुत कुछ समझती है, बहुत कुछ जानती है, लेकिन बस अब क्या डर है उनको, बोल नहीं पाते। लेकिन शोएब चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो कि आम जनता की फीलिंग्स को बाहर निकाल रहे हैं। किसी ना किसी दिन तो चेंज आएगा वहाँ पे और उनको लाना भी पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन के बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन अ डीप इशू और डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर है फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे। इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर मत कीजिएगा। मैं चाहता इस यंग लड़के को आप सुनिए, देखिए क्या कह रहा है ये। मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है कि इतनी फ्रस्ट्रेशन हमारे हिंदुस्तान के बच्चों में नहीं है। हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया, मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उठे वापस चले जाओ। कि G20 का जो इमेज राइज हुआ है उससे इसको डैमेज तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, ये वही है कि अपनी इंटरनल इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इनको आगे इलेक्शन इनको नजर आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, और वो जो 25 वोट जो है वो मिस्टर जसप्रीत सिंह की पार्टी के वो पक्के करने के लिए मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। वैसे भी अभी रिसेंटली उनकी डिवोर्स हुई है, इमोशंस भी हो सकते हैं, मायूसियां भी हो सकती हैं, और उसका फिर उन्होंने यही, और फिर जब खासकर जहाज खराब हो जाए आपका किसी ऐसे फॉरेन सॉइल पर और आपको कोई घास ना डाले और आपके हालात ये हो जाए, तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, और मेरा ये ब्लंडर है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे कि ही विल लूज द पॉपुलैरिटी इन हिज ओन कंट्री। हाँ जी, ये ज्ञानी बाबा पता नहीं कहाँ थे, कहाँ से छुपे हुए थे ज्ञानी बाबा। इनकी बात सुनिए आप, और ये कहाँ किस किस के नीचे रहे हैं ये लोग, और सबके नीचे रह के पॉपुलेशन पहुंच गई है 22 करोड़ 23 करोड़ पे। किस किस के नीचे रहे हैं ये अब बताएंगे आपको। इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया, ठीक है। अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे। आइंदा जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो या चीन के साथ या रूस अब के। ये या तो चीन के नीचे रहेंगे या रूस के नीचे रहेंगे, आबादी बढ़ाते रहेंगे। मेरे भाई आर्मी में है। अच्छा। ये बात थोड़ी मैं कह रहा हूँ ढकी छुपी रहती है तो अच्छी बात होती है। मेरे भाई आर्मी मुझे हकीकतें बताते हैं, वो ठीक है, मुझे बताते हैं अगर कोई एक बंदा उधर आके तालिबान का या फिर इंडिया से कोई एक बंदा हमारा मर जाता था ना, सॉरी एक हम उनका मार देते थे, तो इधर से वो 10 मारते थे हमारे, ठीक है, और इधर जज्बा लेके फिर रहे हैं। ठीक है सर, ये हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इस टाइम चल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी उसको कवर किया, उसके ऊपर आपकी ओपिनियन ली। अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं, और अभी जो सा जलील अब्बास साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि
कि हम हमेशा यानी पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे, लेकिन भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। और यही अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनसे पहले जो गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते थे बुचर ऑफ गुजरात, वो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते थे कि मतलब ललकारते थे। और अभी 3 माह बाद 4 माह बाद ऐसी स्टेटमेंट आना, क्या हमारी आंखें बंद हैं? क्या दुनिया की आंखें बंद हैं? क्या लोग सोए हैं कि जब भी कोई स्टेटमेंट दे और उसके ऊपर नहीं देखिए, उसमें चॉइस मैं समझता हूं कि सिर्फ वक्ती तौर पर एक ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। आपने यूनाइटेड नेशंस में आना हो तो आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, आप जब भी IMF के सामने आपने पेश होना होता है आप इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं। ये बातें स्टेटमेंटों से बहुत आगे जा चुकी है। उसकी वजह ये है कि मैंने हमेशा अर्ज किया है कि आपने भारत के एतमाद को परमानेंट बेसिस पे विन करने की कोशिश ही नहीं की और कभी नहीं की। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं, भारत को आपने पीस का मैसेज भेजा है, साथ ही मिसाल मलिक को अपनी कैबिनेट में ले लिया है, तो वो क्यों बात करेंगे आपसे? दूसरा पॉइंट ये मैं देना चाहूंगा, आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। बिल्कुल फायदे के लिए, तो इसको डिप्लोमेसी नहीं कहा जा सकता, इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता कि आपकी नीयत क्या है। दर हकीकत आपको मैं हमेशा ये कहता हूं, आपको इससे आगे बढ़कर स्टेप लेने पड़ेंगे और परमानेंट बेसिस पर इस पे लेने होंगे आप। अभी रिसेंटली जो कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसके बारे में आपको या तो उसको क्लैरिफाई करते, जब आपने खुद फरमाया बिलावल भुट्टो साहब जब गोवा गए उनको चाहिए था वहां उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते, क्लैरिफाई करते कि वी आर नॉट बिहाइंड द स्टेट स्पॉन्सर्ड इश्यूज। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे, बेबी स्टेप्स नहीं लेने होंगे, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स नहीं देनी होगी, वो भी मुल्क से बाहर आके यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके या IMF के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहना जी हम तो सुलह चाहते हैं, माई बाप हम तो सुलह चाहते हैं, हम तो बहुत पीस लविंग लोग हैं। हाँ तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो देखा आपने सारे लोग जाहिल नहीं हैं, वहाँ पे कुछ समझदार लोग भी हैं जो पीस लविंग लोग भी हैं और जो कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक़ रखना भी चाहते हैं, जिनको अभी हिंदुस्तान भारत और कनाडा के इशू में कनाडा की गलती नज़र आ रही है। और ये तरार साहब जो है ना, साजिद तरार साहब, ये तो काफ़ी मैं इनके शो देखता हूँ, ये काफ़ी अच्छी बात करते हैं, काफ़ी सच बोलते हैं, जहाँ जिसकी भी गलती होती है उसको ये क्लैरिफाई करते हैं। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।